मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की। आज हम इसका एक अदर टाइप पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें देखिए, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑन बोथ द साइड शुड बी इक्वल। तो बैलेंस का मीनिंग होता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है, यानी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस कही जाएगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। In other words, the number of atoms of each element of the reactants must be equal to number of atom of each element of the product. That means reactant का जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल गिवन है, कंसिडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जब आयरन की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं Fe प्लस H2O, तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आयरन है, पहले तो हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। रिएक्टेंट आयरन एंड वाटर है, तो आयरन Fe के जो एटम है वो 1 दिखाई दे रहा, आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है। हाइड्रोजन के 2 एटम है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। ये तो बात हो रही है रिएक्टेंट की। नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस केस में आयरन के 3 एटम मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम है एंड हाइड्रोजन के 2 एटम है। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के आधार पर ही जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये गिवन है Fe3O4 प्लस H2। ये कोई खुद सेल्फ क्रिएट नहीं होते हैं, हमें एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती हैं, उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2O दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट, उस केस में आयरन के 3 हैं, आयरन के 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है कि आयरन के भी उस तरफ भी सेम होने चाहिए, दोनों तरफ आयरन के एटम सेम होने चाहिए, हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए और ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेम करना पड़ता है। तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें या रिएक्टेंट की बात करें, दोनों में 2 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन, अगर प्रोडक्ट में देखें ऑक्सीजन 4 आ रही है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसके आगे यानी H2O के आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा, जिससे कि ऑक्सीजन 4 हो जाएगी। लेकिन जब ऑक्सीजन हमें देखना, जो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स के आगे हमें, ये देखिए, रिएक्टेंट्स के आगे हमें यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 लगाएंगे तो इस केस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 2 8 हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, ये देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हमें इसको 8 बनाने के लिए इसके आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, उधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 4। ये हुआ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। अब बात रही आयरन की। आयरन के लिए देख पा रहे हैं कि आयरन के जो प्रोडक्ट में है वो 3 है एटम, और जो रिएक्टेंट में है वो यहाँ पर रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो आयरन के आगे हम 3 लगा देंगे। तो आयरन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों इक्वल एटम हो गए। हाइड्रोजन के 4 2 8 एटम, यहाँ पर हमें 4 लगाना है और यहाँ पर हमें 4 लगाना है। देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के 4 एटम प्रोडक्ट में और 4 एटम इसके रिएक्टेंट में, आयरन के 3 एटम रिएक्टेंट्स में और 3 एटम यहाँ पर प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन के 8 एटम रिएक्टेंट में और 8 एटम ही यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट में।
तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी टाइप से ये एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक अनदर एग्जाम्पल लिया है, देखिए thus the number of atom in each element on the two side of equation are not equal, therefore the equation is an unbalanced equation। तो ये अगर एटम इक्वल नहीं होते तो अनबैलेंस होगी। जैसे एग्जांपल नाउ कंसीडर दी अदर एग्जांपल, जैसे जिंक प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट होगी। तो इसमें देखते हैं रिएक्टेंट में जिंक एक है 1 है और प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, ठीक है, राइट है। सल्फेट सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सभी इक्वल है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो जिंक में 1 दोनों साइड में हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दोनों तरफ, सल्फर 1 दोनों तरफ एंड ऑक्सीजन 4 दोनों तरफ। तो इसको कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। यानी नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड इक्वल होंगे तो उस केस में वो बैलेंस इक्वेशन होंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आयरन वाला एग्जांपल आपको देखना है, इसमें क्या प्रोसेस रहता है एक बार रीड कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं एक नेक्स्ट न्यू एग्जांपल लेते हैं। इसमें न्यू एग्जांपल देखिए, बैलेंस दी फॉलोइंग अनबैलेंस इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं मैग्नीशियम हमें जो रिएक्टेंट में गिवन है 1 है, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 गिवन है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 गिवन है। तो हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 बनानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये 2 लगा दिया, ठीक है, 2 MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 होगी, लेकिन इसके साथ ही Mg जो मैग्नीशियम है वो भी 2 हो गए। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमें जो रिएक्टेंट है उसमें भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में भी 2 मैग्नीशियम एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। तो ये इक्वेशन है जो बैलेंस होगी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है मेथेन CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये हमें एग्जांपल गिवन है। अब इसमें देखते हैं अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन CO2 2 तो ये है और 1 ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन 4 आ रही है, जो रिएक्टेंट में 4 आ रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें 2 आ रही है। तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर हम 2 लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो उस केस में हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या होगी, 2 पहले है और 2 ये 4 होगी। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन 2 गिवन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गिवन है, तो यहाँ पर भी हमें 4 बनानी। तो 2 2 जा 4। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होगी। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन 1 है, जो कार्बन है वो रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कर रखी है, जैसे ये 2 लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं CH4 प्लस 2O2। देखिए CH4 मेथेन गैस में ले रहे हैं तो इसलिए G लिखेंगे, 2O2 G लिखेंगे, CO2 भी गैस निकल रही है एंड H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, इसलिए यहाँ पर L लिया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें the use of balanced chemical equation is that it gives qualitative and quantitative information about the product and reactant in chemical reaction. It tells name of the reactant and product। जो बैलेंस इक्वेशन है वो नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को बताएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मास एंड वॉल्यूम ऑफ relationship between product and reactant, physical state of the reactant and product, physical state of the reactant, हीट इवॉल्व एक्सोथर्मिक और हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बन रही है या फिर इसमें लिबरेट हो रही है, उसके इसमें ये बताएगी।
रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट यूज्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। हम बैलेंस्ड रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इस टाइप से हम आइडिया लगा सकते हैं उसके ऊपर जो भी मेंशन होगा, जैसे हमने स्टेप 2 राइटिंग केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था। तो आई होप आप सभी को ये बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव